बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल के साथ, रेस्पिरेटरी पैसेजवे को और रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। रेस्पिरेटरी पैसेजवे में हमने नोज़ से लेकर अल्वेलाई तक सबको डिस्कस किया था, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन यू नो जस्ट वन ऑर्गन एंड दैट इज़ लंग्स। और उससे फिर हमने डिस्कस किया था कि लंग्स, 2 लंग्स हैं हमारे साथ, लेफ़्ट एंड राइट। उसकी शॉर्ट और लॉन्गर का होना और किस वजह से लॉन्ग होना और किस वजह से शॉर्ट होना, ठीक है। उस में फिर हमने गैसियस एक्सचेंज की थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज पर हमारे साथ 5th लेक्चर है और बहुत ही डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमने वहाँ पे इतनी ज़्यादा बात नहीं की गैसियस एक्सचेंज की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग के हवाले से, कि ब्रीथिंग होता क्या है, ब्रीथिंग होता क्या है, या ब्रीथिंग जो फ़िज़िकल फ़िनामिना है ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग होता किस तरह है, यानी इसका कंट्रोल किस तरह है। तो टॉपिक का क्या है कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि आया ब्रीथिंग कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, या ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है जिसमें हमारे साथ 2 प्रोसेस आती हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन एंड सेकंड वन इज़ एक्सपायरेशन। तो इसकी जो कंट्रोल है वो किस तरह है, ठीक है। तो टॉपिक क्या है हमारे साथ, ब्रीथिंग कंट्रोल, कि कहाँ से कंट्रोल हो रही है और कैसे हो रही है, ठीक है। सो ब्रीथिंग कंट्रोल में हम 2 टाइप ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, कि हमारे साथ लाइफ में 2 एक्शंस होती हैं। एक को हम कहते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। सबसे पहले आप वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को जान लें। वॉलेंट्री एक्शंस क्या होती हैं। वॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होती हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने बिरयानी रखी हुई है और आपको भूख भी लग रही है, लेकिन फिर भी आपने ज़िद पकड़ी होती है कि नहीं, मुझे ये बिरयानी नहीं खानी, ठीक है। आप नाराज़ होते हैं। तो ऐसे एक्शंस को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं, कि आपने अगर बिरयानी खा ली है और वो स्टमक में चली गई है और आप बाहर ज़िद पकड़ कर बैठ जाते हैं कि नहीं, इस बिरयानी ने डाइजेस्ट नहीं होना, तो ये एक बेवकूफ़ाना हरकत होती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोई नहीं चलती। जब आपने एक बार खा लिया तो वहाँ पर डाइजेशन उसकी लाजमी होनी है। तो ऐसे एक्शंस जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बज़ाते खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके बॉडी में हो रही है, लाइक मेटाबॉलिज्म हो रही है, लाइक आपका हार्ट बीट है, या आपकी जो हार्ट पंपिंग कर रही है, ये सब हमारे साथ क्या है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है। वॉलेंट्री में हमने क्या बात की, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और इनवॉलेंट्री में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे साथ जो ब्रीथिंग का इनवॉलेंट्री कंट्रोल है वो कहाँ से हो रही है। सो फर्स्ट वन इज़ इनवॉलेंट्री कंट्रोल। It is controlled by medulla oblongata. Medulla oblongata आपके ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में एक पार्ट है जो कि बिल्कुल आपके साथ ये स्पाइनल कार्ड में फिर नीचे चला जाता है, ठीक है। यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा आपके नेक रीजन में मौजूद है, यानी नेक रीजन से थोड़ा सा ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा है, और मेडुला ऑब्लांगेटा से फिर डायरेक्टली आपके साथ स्पाइनल कार्ड में चला जाता है, ठीक है। जो आपका ब्रेन का जो हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा, इसमें 2 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं, 2 साइड्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेटरी साइट या सेंटर आप कह दें, ठीक है। और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी सेंटर। 2 सेंटर्स हो गई, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या है, इंस्पायरेटरी सेंटर है, और दूसरे में क्या है, एक्सपायरेटरी सेंटर है।
इंस्पायरेटरी सेंटर क्या काम है, ये इंस्पायरेशन डायरेक्टली करता है, ठीक है, इंस्पायरेशन डायरेक्टली। अगर हम एक्सपायरेटरी के लिए लिख लें तो ये एक्सपायरेशन डायरेक्टली कर लेता है, एक्सपायरेशन डायरेक्टली। ओके, मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या है, 2 सेंटर हैं, इंस्पायरेटरी सेंटर, अनदर वन इज एक्सपायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर का क्या काम है, ये इंस्पायरेशन करता है। एक्सपायरेटरी सेंटर का क्या काम है, एक्सपायरेशन करता है। अब इसके साथ ही एक छोटा सा दूसरा हिस्सा है या दूसरा पोर्शन है और उसे हम पोन्स कहते हैं, पोन्स, ठीक है। स्मॉल प्लेस इज प्रेजेंट देयर मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ। अब पोन्स का क्या काम है, पोन्स में 2 सेंटर हैं फर्दर, और ये 2 सेंटर ब्रीथिंग रिदम में काम करते हैं, ब्रीथिंग रिदम में काम करते हैं, ठीक है। अब ब्रीथिंग रिदम में हमारे साथ जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, ये 2 में डिवाइड किया गया है। फिर एक तो हम कहते हैं कि नॉर्मली जब इंसान सांस लेता है, फॉर एग्जांपल अब मैं नॉर्मली आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं आराम से लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है। फॉर एग्जांपल मैं जब कभी एक्सरसाइज करता हूँ तो उसमें और नॉर्मल ब्रीथिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन जो हमारे साथ ब्रीथिंग का अमल है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर हम देख लें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ से आपके साथ जो एक्सपायरेटरी या इंस्पायरेटरी सेंटर हैं, यानी एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करते हैं, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस हैं, ये इम्पल्स जनरेट करते हैं कहाँ पर, एब्डोमिनल पर, एब्डोमेन पर, ठीक है। एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इम्पल्स जनरेट करता है, एब्डोमिनल को सेंड करता है, ठीक है। और वहाँ पर जैसे ही एब्डोमिनल को सेंड करता है तो यू नो वहाँ पर क्या मौजूद है, डायफ्राम मौजूद है। क्या मौजूद है, डायफ्राम मौजूद है, ठीक है। या हम कहते हैं कि और ऑर्गन्स अगर मौजूद हैं एक्सपायरेशन में, नीचे जितनी भी ऑर्गन्स मौजूद हैं तो उन्हें इम्पल्स पहुंचाता है ताकि आप भी हेल्प कर लें, ठीक है। हेल्प कर लें किस में, डायफ्राम को फ्लैट करने में, ताकि वहाँ पर हमारे साथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जल्दी जल्दी हो। ओके, आफ्टर दैट अगर हम नॉर्मली देख लें तो यहाँ पर जो ब्रीथिंग सेंटर होता है, ठीक है, ब्रीथिंग सेंटर, एक तो हमारा क्या हो गया, एक्सपायरेटरी सेंटर हो गया। ब्रीथिंग सेंटर वो क्या करता है, एक्सपायरेटरी सेंटर ने तो इम्पल्स भेज दिया एब्डोमिनल को, ब्रीथिंग सेंटर का क्या काम है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता है, इट कम्युनिकेट्स विद इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स में क्या है, नर्व है, ठीक है। किसके साथ, इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, और दूसरा डायफ्राम के साथ। और डायफ्राम में क्या है, प्रीनिक मसल्स मौजूद हैं, प्रीनिक नर्व्स, मसल्स भी हैं लेकिन यहाँ नर्व्स की बात करते हैं, नर्व्स मौजूद हैं, ठीक है। ब्रीथिंग सेंटर क्या करता है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता है इंटरकोस्टल मसल्स के साथ और डायफ्राम यानी प्रीनिक नर्व्स के ज़रिए से, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है तो इंटरकोस्टल मसल्स का फंक्शन क्या है और डायफ्राम का फंक्शन क्या है, यह हमें डिस्कस नहीं कर रहा है, जस्ट आप ये नेम नोट करते जाएं, ठीक है, अपने साथ, क्योंकि हमने मैकेनिज़्म पे बात करनी है इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी, तो वहाँ पर हम इन दोनों बातों की डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। पोन्स ने क्या किया, ये यहाँ देखें मेडुला ऑब्लांगेटा है, वहाँ पे इंस्पायरेटरी सेंटर है और एक्सपायरेटरी सेंटर है। पोन्स हैं उसमें भी 2 सेंटर हैं, ब्रीथिंग रिदम के लिए काम कर रहे हैं। अब
एब्डोमिनल कैविटी को भेज देता है। ब्रीथिंग सेंटर क्या काम करता है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता है इंटरकोस्टल मसल्स के दरमियान और डायफ्राम के दरमियान, ठीक है। अब रिस्पायरेटरी रेट और रिदम, रिस्पायरेटरी रेट एंड रिस्पायरेटरी रिदम ये डिपेंड करते हैं, या रेट एंड रिस्पायरेटरी रिदम ये क्या करते हैं, ये वेरी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों में। इट वेरीज इन पेन, अगर आपको पेन हो तो उसमें भी रिस्पायरेटरी रेट और रिस्पायरेटरी रिदम क्या हो जाती है, उसमें डिफ्रेंशिएट आ जाए। अगर आप नॉर्मल हैं तो दूसरी तरह, लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है तो उसमें आपकी रिस्पायरेशन क्या हो जाती है, वो रिस्पायरेटरी रेट वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, पेन में, ठीक है, इमोशन में, एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के दौरान हो गया, ठीक है, या इन चेंज आ जाता है आपके फिज़िकल बॉडी में, चेंज इन फिज़िकल बॉडी, चेंज इन फिज़िकल बॉडी। तो इसके ज़रिए से आपका जो रिस्पायरेटरी रेट है और रिस्पायरेटरी रिदम है इसमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। सो आप इसको साथ साथ में नोट करते जाएं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पर कि इंस्पायरेशन होती किस तरह है, यानी मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन है। तो हमारे साथ जनरल बातें थी कि कंट्रोल किस तरह होती हैं। तो कंट्रोल हमारे साथ 2 टाइप की थी, इनवॉलेंट्री थी और वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में हमने क्या बात की कि मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे साथ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन अगर मैं कहूँ कि एक ही लाइन में मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ, सो इट इज़ अ टेकिंग इन इट्स मीन बॉडी, ठीक है। इनका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इन बॉडी, टेकिंग इन फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। मैंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसके जगह पर मैंने क्या लिख लिया, फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर लिख लिया, क्योंकि एयर के साथ लाजमी बात है बेटा कि ऑक्सीजन भी अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाएगा, बाहर हाइड्रोजन गैस है वो भी अंदर जाएगा, जितनी भी गैसेस हैं वो सारे अंदर जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज सिर्फ 2 गैसेस की होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ओके। टेकिंग इन बॉडी, ठीक है, इनसाइड द बॉडी फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इनहेलेशन भी इसे कहते हैं। दूसरा इसका नाम क्या हो गया इनहेलेशन, सेकेंड नेम इज इनहेलेशन। अब यहाँ पर क्या है, जो मूवमेंट ऑफ एयर है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट ऑफ एयर कैसी होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर 2 चीज़ों के ज़रिए से होती है, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन, ठीक है, जो लंग्स और बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक एयर के दरमियान होता है, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि हमें पता है कि एयर हो गया या एनीथिंग हो, एयर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसके लिए एक फार्मूला भी है कि P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह है, ठीक है। सो इंस्पायरेशन में अगर हम देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक बॉडी हो गई, इंस्पायरेशन में लंग्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर है। देखें अब क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर आने के लिए
क्या ज़रूरत है कि यहाँ पर इसकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो, इसकी जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो। और अंदर यही एटमॉस्फेरिक एयर को बनाने के लिए हमारे साथ इसी एयर का प्रेशर कम होना चाहिए, इसी एयर का प्रेशर कम होना चाहिए। अब बाहर जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर, इसके लिए वॉल्यूम का बाहर कम होना और यहाँ पर वॉल्यूम का बढ़ जाना, यानी उसके लिए वॉल्यूम का ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंस्पायरेशन में हमने क्या बात की कि अगर एटमॉस्फेरिक एयर ने अंदर आना है तो इसको बाहर एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर बड़ा होना मस्ट है, ठीक है। इट्स मीन कि बाहर आपके साथ एटमॉस्फेरिक एयर क्या है उसका ज़्यादा होना ज़रूरी है, और उसी के लिए अगर ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर आएगा, इट मस्ट बी द प्रेशर विल बी लो। यहाँ पर अंदर क्या होगा, प्रेशर का लो होना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एयर के लिए वॉल्यूम का कम होना और अंदर इस वॉल्यूम का बढ़ जाना, ये लाजमी है इंस्पायरेशन में, ठीक है। ये क्या हो गया इंस्पायरेशन, ये लंग्स है आपका, ठीक है। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, थोरेसिक कैविटी है, 3 कैविटीज़ हैं, ठीक है। 3 cavities are responsible for this purpose. The first one is thoracic cavity. Second one is शाबाश abdominal cavity. सेकेंड वन हम लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स में हमने क्या कहा था, दिस वन लंग्स के ऊपर डुअल मेम्ब्रेन थे, ठीक है। और डुअल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर कैविटी मौजूद थी, दैट कैविटी इज़ कॉल्ड प्लूरल कैविटी। और उसके बाद हमने पल्मोनरी कैविटी की बात की थी, पल्मोनरी कैविटी। सो दे 3 cavities आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इंस्पिरेशन एंड आल्सो एक्सपायरेशन। ये हम एक्सपायरेशन में भी ये 3 cavities की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इंस्पायरेशन में हमने क्या बात की कि टेकिंग इन बॉडी इन फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर, किस वजह से मूवमेंट होती है, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक एयर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहाँ पर हमने उसके लिए एक एग्जांपल भी कर ली, ठीक है। अब आते हैं इंस्पायरेशन की, जो ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना, साथ साथ में बेटा नोट करते जाएं, ठीक है। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म पर आते हैं कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह होगी। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म पर क्या है, here is thoracic vertebra, यहाँ पर क्या है, thoracic vertebra है, वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा के बिल्कुल सामने पोर्शन पर, ठीक है। थोरेसिक वर्टेब्रा आपका बैकबोन में हो गया, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, और थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल फ्रंट पर, यानी आपके चेस्ट पर जो बोन लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेर्नम, ठीक है। अब यही स्टेर्नम और थोरेसिक वर्टेब्रा के दरमियान रिब है, क्या है, रिब्स, लाइक दैट, और इसने एक पिंजरा बनाया हुआ होता है, एंड दैट पिंजरा इज कॉल्ड रिब केज, यानी आपका रिब हो गया, ठीक है, रिब्स हो गई, और इसी रिब्स ने फिर क्या बनाया होता है, एक पिंजरा टाइप बनाया होता है, दैट इज कॉल्ड रिब केज। आपके रिब्स में 2 टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, 2 टाइप ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं, एक तो इस तरह फ्रंट पे गए होते हैं, एक बैकवर्ड आया होता है, ठीक है। एज ए होल टोटल इन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। लेकिन अब इन इंटरकोस्टल मसल्स में 2 टाइप ऑफ मसल्स होती हैं, 2 टाइप ऑफ, ठीक है। एक जो बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल
इंटरकोस्टल मसल्स, इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो अंदर की तरफ आती हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक हो गया बेटा, ये आपके थोरेसिक वर्टेब्रा हो गई, ठीक है, आपके साथ स्टर्नम होगी, स्टर्नम और थोरेसिक वर्टेब्रा के दरमियान रिब्स हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, और जो पिंजरा टाइप बनाया होता है फिर इसे हम रिब केज कहते हैं। रिब्स के दरमियान, एक रिब्स और दूसरे रिब्स के दरमियान क्या होती हैं, यहाँ पर मसल्स मौजूद होती हैं और इन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स फिर दो टाइप की होती हैं, एक बाहर की तरफ एक्सटेंड करती हैं तो उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, और दूसरा इनसाइड साइड की तरफ तो उसे हम इंटरनल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। इनके नीचे ये तो हमारे साथ थोरेसिक कैविटी होगी, ठीक है, या थोरेसिक कैविटी ऊपर, इसके नीचे एक लेयर है जो थोरेसिक कैविटी और डायफ्राम जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जुदा करती है एक दूसरे से। दिस लेयर इज कॉल्ड डायफ्राम, इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, और डायफ्राम में मसल्स मौजूद होती हैं एंड दैट मसल्स इज कॉल्ड प्रीनिक मसल्स, इसे हम क्या कहते हैं, प्रीनिक मसल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, ये तो हो गया डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं यहाँ पर कि इंस्पायरेशन होती किस तरह है। ठीक है, तो टू टाइप ऑफ इंस्पायरेशन है, एक को हम कहते हैं नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, और दूसरे को हम कहेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ठीक है, सो जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो भी बढ़ रही है। यहाँ पर आपके साथ जो नॉर्मल है ये भी फिर नॉर्मल, इसमें जो आपके साथ हमने प्रीनिक मसल्स की बात की थी, ठीक है, यहाँ पर प्रीनिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रीनिक मसल्स आर इन्वॉल्व, और इसके साथ साथ ही एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स आर इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, ये जो आपका डायफ्राम है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आपकी जो ये ऊपर हो गई आपकी थोरेसिक कैविटी, यहाँ पर आपके साथ डायफ्राम है। डायफ्राम क्या होता है, ये डोम शेप्ड होता है, ये क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। प्रीनिक मसल्स क्या करता है, प्रीनिक नर्व के ज़रिए से जब इसे मैसेज आता है तो ये इस डोम शेप्ड को फ्लैट कर देता है, क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो गया, ये फ्लैटेंड हो गया, किसके ज़रिए से, प्रीनिक मसल्स के ज़रिए से। ठीक है, और जैसे ही देखें अब यहाँ डोम शेप था तो जब नीचे हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, शाबाश, वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर में क्या आ जाती है, डिक्रीज़ आ जाती है, डिक्रीज़ इन प्रेशर, सॉरी, डिक्रीज़ इन प्रेशर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट, हाँ, और इसी हिसाब से फिर हमारे साथ क्या होता है, एयर मूव कर लेता है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब आपके साथ यहाँ पर क्या है, दो एक्सिस मौजूद होती हैं, एक को हम इंटीरियर एक्सिस कहते हैं, दिस वन इज़ इंटीरियर एक्सिस एंड दैट वन इज़ पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, इन दोनों को भी आपने याद रखना है। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या है, ये रिबकेज को, ये आपके साथ इंटरकोस्टल मसल्स है ना, ये रिबकेज को आउट एंड अपवर्ड मूवमेंट कर देता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। देखिए, आप सांस लें, आप हाथ रख लें, ठीक है, अपने चेस्ट पर, और सांस लें तो देखिए क्या होता है, आपका जो रिबकेज है वो क्या करेगा, ऊपर भी आएगा और आउटसाइड की तरफ भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से रिब्स क्या करती हैं, वो जगह ओपन कर लेती हैं। ठीक है, इसके साथ ही ओके, रिबकेज आउटवर्ड भी आ गया और अपवर्ड भी, एंड दैट्स वाई यहाँ पर इंटीरियर और पोस्टीरियर था, यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि डॉर्सो वेंट्रिकल। ठीक है, एंड एयर मूव्स इनसाइड द बॉडी, एयर मूव्स इनसाइड द बॉडी। फोर्सफुली में क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो इंस्पायरेशन होती है
उसमें आपके साथ 3 मसल्स यूज़ होते हैं, आपके साथ जो नेक रीजन और यहाँ के जो जितने मसल्स हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट मसल्स है आपके साथ स्टर्नोक्लाइडोमास्टेरॉइड, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज स्केलिन मसल्स, थर्ड वन इज पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। ये 3 मसल्स आपके साथ यूज़ होते हैं किसमें, फोर्सफुली में। ये क्या करते हैं, ये भी आपके साथ रिब केज को एलिवेट करते हैं, रिब केज को क्या करते हैं, एलिवेट कर लेते हैं और भी स्पेस ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। और इसके साथ रिब केज क्या कर लेता है, उसमें जो स्पेस होती है, मोर स्पेस आ जाती है फोर्सफुल में, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या होता है, इंस्पायरेशन होती है, इसी हिसाब से क्या होती है, इंस्पायरेशन होती है। अब हम आते हैं एक्सपायरेशन पर। बेटा इसको नोट कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसी डायग्राम पर हमने बात करनी है। यहाँ पर भी इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपायरेशन में हमने क्या करना है, एक्सपायरेशन में आपने डिफिनीशन किस तरह लिखनी है, वहाँ पर हमने टेकिंग इन लिखा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम लंग्स, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज़्म में आने से पहले हम क्या करते हैं, इसके साथ भी वही, यानी प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था हमारे साथ, वॉल्यूम था, ठीक है। वो वाला एग्जांपल भी यहाँ कर लेते हैं। एक्सपायरेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये बॉडी है और बॉडी से क्या करना है, आपने अब हवा को बाहर निकालना है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में उसके लिए प्रेशर कम होना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पर उसके लिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कम होना चाहिए और बाहर उसके लिए वॉल्यूम क्या है, यानी यहाँ पर आपके लिए अब क्या चाहिए, वॉल्यूम का कम होना और बाहर उसके लिए वॉल्यूम का ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट्स वाई हायर कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन पर जाएंगे, ठीक है। तो ये उसी टाइप का एक छोटा सा एग्जांपल था। मैकेनिज़्म में क्या है, मैकेनिज़्म में भी हम यही बात करेंगे कि हमारे साथ 2 टाइप है, एक है हमारे साथ नॉर्मल एंड सेकंड वन इज़ फोर्सफुल, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू द इंस्पायरेशन, ठीक है। इंस्पायरेशन में हमने बात क्या की थी, शाबाश देख लें यहाँ पर। इंस्पायरेशन में हमने बात क्या की थी कि आपके साथ जो प्रीनिक मसल्स हैं, ठीक है, डायफ्राम के प्रीनिक मसल्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो उस डोम शेप को क्या कर रहे थे, नॉर्मल यानी फ्लैटेंड कर रहे थे। अब ये फ्लैटेंड से क्या करेंगे, डोम शेप बना लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहाँ इंक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर वहाँ पर प्रेशर क्या था, वो डिक्रीज़ हुआ था, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी हिसाब से वहाँ एयर मूव इन हुआ था, यहाँ से एयर क्या करेगा, मूव आउट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी एक्सटर्नल इंटर मसल्स ने काम किया था, एक्सटर्नल इंटर मसल्स ने काम किया था। यहाँ पर भी एक्सटर्नल इंटर मसल्स काम क्या करेंगे, रिब केज को आउट एंड अप की जगह पर क्या करेंगे, शाबाश, इनवर्ड करेंगे, ठीक है। आउट एंड अप की जगह पर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। और डॉर्सोवेंट्रिकली वो मूव करेंगे और एयर यहाँ से बाहर चला जाएगा। फोर्सफुल में ये थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। फोर्सफुल में क्या है, यहाँ पर 2 वेज हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि कौन से मसल्स यूज़ होंगे, इंटरनल यानी, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, एंड सेकेंड वन इज़ एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या है, ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट होगा क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के साथ, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में उसने रिब्स को क्या किया था, अप एंड आउट किया था। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, अपोजिट टू इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर क्या होगा, शाबाश, रिब्स इनवर्ड जाएंगे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसके ज़रिए से हमारे साथ वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। फोर्सफुली में क्या होगा, जो आपके साथ एब्डोमिनल है, ठीक है, एब्डोमिनल जितने मसल्स हैं वो क्या करेंगे, इट विल पुश द वाइजरा, ठीक है, टूवर्ड्स डायफ्राम, टूवर्ड्स डायफ्राम। एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगे, ये यानी वाइजरा जितनी भी मसल्स होंगी उनको पुश करेंगे, किस साइड पे, डायफ्राम की साइड पे। और यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारे साथ जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से हमारे साथ एयर क्या करेंगे, वो मूव कर लेंगे आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यह हमारे साथ क्या हो गया, मैकेनिज़्म हो गया इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक कंट्रोल पर, ठीक है, कि ब्रीथिंग कंट्रोल किस तरह होती है। तो उसमें इनवॉलंटरी कंट्रोल था, मेडुला ऑब्लोंगेटा में 2 सेंटर्स थे, इंस्पायरेटरी सेंटर था, एक्सपायरेटरी सेंटर था। ठीक है, फिर उसके साथ पोन्स आ गया, पोन्स में भी 2 सेंटर थे, एक को हमने ब्रीथिंग सेंटर का नाम दिया और दूसरे को एक्सपायरेटरी सेंटर। उसके बाद हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की एक्सप्लेनेशन की और उसके डायग्रामेटिकली देखा कि हाँ कहाँ पर एक्सपायरेशन हो रहा है और किस तरीके से इंस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि पल्मोनरी यानी लंग्स में वॉल्यूम कितनी है और वो कितनी कैपेसिटी है उसमें। उस टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। काइंडली अगर आपको वीडियो समझ आती हैं और इंटरेस्टिंग लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।